नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है गांधी जी और खिलाफत आंदोलन। दोस्तों, हम जब भी खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो गांधी जी का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि गांधी जी का इसमें बहुत बड़ा रोल था। और अभी आपने कुछ महीनों पहले देखा कि गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई थी, और अभी खिलाफत आंदोलन के भी 100 साल पूरे हुए हैं, लेकिन इसकी जयंती कोई नहीं मनाना चाह रहा है। जयंती मनाना तो दूर, इसके बारे में कोई बात करना भी नहीं चाह रहा है। कोई भी नेता, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पे बात नहीं करना चाह रहा। और ठीक यही कारण है कि हम आज इसी विषय पे बात करेंगे, खिलाफत आंदोलन पर, जिसे जानबूझ करके खिलाफत बोला गया। अगर वास्तव में देखें तो ये खिलाफत आंदोलन नहीं था, खलीफत आंदोलन था। और जानबूझ के एक इस तरह का भ्रम रखा गया कि जैसे खिलाफत आंदोलन कुछ अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहा हो, लेकिन खिलाफत आंदोलन का पूरा पूरा मतलब खलीफा से है। तुर्की के खलीफा से, जो उस समय कमजोर हो गया था और प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण उसकी जो खलीफत थी वो जाने वाली थी और ब्रिटिश सरकार उसे समाप्त करना चाह रही थी। दोस्तों, खलीफत आंदोलन की जो प्रमुख बातें हैं वो यह है कि यह केवल भारत में हुआ था। भारत को छोड़कर के यह स्वयं तुर्की में भी नहीं हुआ, अरब देशों में भी नहीं हुआ। और जो तुर्की के खलीफा के, जो वहाँ का जो खलीफेट था, उसके जो नियंत्रण में जो भी देश थे, जैसे कि दक्षिण पूर्वी यूरोप और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री और लगभग पूरा अरब देश, तुर्की का जो एम्पायर था, खलीफा था, उसी के नियंत्रण में थे, जिसमें से बहुत सारे 1913 से पहले ही अलग हो चुके थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही जो यूरोप के देश थे उन्होंने काफ़ी तरक्की कर ली थी। और तुर्की के लिए यह वश की बात नहीं थी कि उन लोगों को नियंत्रण में रख पाए। आप सिर्फ खलीफत से यही समझे कि एक प्रकार का उपनिवेशवाद, जैसा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में आकर के भारत को उपनिवेश बनाया था, यह उससे अलग बिल्कुल ही नहीं था। दोस्तों, भारत में खलीफत आंदोलन की शुरुआत करने वाले भारत के कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम थे, जिनमें मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान और अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। सर्वप्रथम इन्हीं लोगों ने खलीफत आंदोलन की शुरुआत भारत में की। बाद में इसमें गांधी जी शामिल हुए, और गांधी जी शामिल हुए एक फैनेटिक की तरह। न तो गांधी जी को किसी ने इसमें आमंत्रित किया था, न तो इस आंदोलन का भारत के आज़ादी से कोई मतलब था, न तो भारत के लोगों से इसका कोई लेना देना था। मतलब गांधी जी के शामिल होने की बात स्वयं ये जो चारों कट्टरपंथी जिन्होंने खलीफत आंदोलन की शुरुआत की थी, वे लोगों ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि इसमें गांधी जी शामिल होंगे, क्योंकि यह पूरी की पूरी एक मुस्लिम मांग थी और कट्टरपंथी मांग थी। और इस कट्टरपंथी मांग में जो पूरी धर्म पर आधारित थी, इसमें गांधी जी आकर के शामिल हुए, और न कि शामिल हुए, खलीफत आंदोलन में आगे जाकर के कांग्रेस को भी शामिल किया। और इसके लिए उन्होंने पत्रिकाओं में लेख ले लिखे, नोट ले लिखे, और खलीफत आंदोलन को पूरी तरह से हाईजैक करने की कोशिश की, जिसमें गांधी जी बहुत हद तक सफल रहे और एक खलीफत के नेता बन करके उभरे, भले ही मुस्लिमों ने उन्हें कभी मान्यता नहीं दी। दोस्तों, मैं जो भी बातें आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, ये सभी बातें
गांधी के जो कलेक्टेड वर्क्स हैं और डॉक्टर भीमराव के जो कलेक्टेड वर्क्स हैं, मैंने वहाँ से लिया है। मतलब हर चीज़ का प्रमाण है जो कि इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। तो एक प्रसंग के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। खिलाफत कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मौलाना अब्दुल बारी ने कहा था कि मुसलमानों का सम्मान संकट में पड़ जाएगा अगर हिंदू का सहयोग नहीं मिला, और अपनी ओर से तो मैं यह कहूँगा कि उनका सहयोग मिले या ना मिले, हमें गौवध बंद कर देना चाहिए। ये मौलाना अब्दुल बारी ने कहा था। और उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि मौलवी के नाते मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें स्वेच्छा से गौवध बंद कर देना चाहिए। हम अपनी मजहबी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेंगे गौवध बंद करके। तो इस पर गांधी जी ने बोला था, नहीं ये तो फिर सौदेबाजी हुई कि हम आपका खिलाफत में साथ दें और आप बदले में गौवध बंद करें। और गांधी ने अब्दुल बारी को इसके लिए मना कर दिया था। गांधी ने खिलाफत को एक वैचारिक आधार दिया। खिलाफत आंदोलन किसी व्यक्ति पर केंद्रित न होकर एक ऐसे विचार पर केंद्रित है जो एक साथ लौकिक, आध्यात्मिक और राजनैतिक है। मेरे विचार में इस्लाम का उतना ही महत्व है जितना ईसाइयत और किसी और धर्म का है। ये सब लॉजिक जो है गांधी जी ने दिए थे खिलाफत के समर्थन में। हिंदुओं को इस्लाम के रक्षा के यज्ञ में अपने को हुम कर देना चाहिए, और मुसलमानों को गांधी जी ने ललकारा, उठो जागो या सदा के लिए मिट जाओ। न कांग्रेस, न मुसलमान, न कम्युनिस्ट, न गांधीवादी संस्थाएं और भाजपा भी नहीं, जिसने गांधी जयंती बढ़ चढ़कर मनाने में ही अपनी सारी ताकत लगा दी, और वो भी खलीफत आंदोलन मनाने के लिए आगे नहीं आया, जबकि गांधी जी के ये प्रमुख कामों में से एक था। जबकि मैं यह कह सकता हूं कि गांधी जी के किए गए काम, जिस काम को उन्होंने पूरे पुरजोर तरीके से किया, खलीफत आंदोलन उसमें से एक था। मैं बार बार खलीफत आंदोलन बोल रहा हूं, वास्तव में इसका नाम जानबूझकर खिलाफत रखा गया था ताकि हम लोगों को कन्फ्यूजन हो और हम लोग कन्फ्यूजन में बने रहें। दोस्तों, सबने खलीफत आंदोलन की सच्चाई छुपाना चाहिए। यही तथ्य चुगली कर देती है कि यह आंदोलन अपने आप में कितनी बड़ी और भयावह है। यह एक ऐसी घटना थी जिसका सत्य छिपा कर ही सत्य के पुजारी की महानता बचाई जा सकती थी, क्योंकि उस आंदोलन से गांधी पहली बार भारत के सर्व प्रधान नेता बने। और क्या विडंबना कि उस आंदोलन ने यहाँ हिंदुओं पर भी वही विभीषिका ला दी जिसके मनोवैज्ञानिक दुष्परिणामों से आज तक पूरी तरह से उबर नहीं सके। इसलिए अपने अपने कारणों से यहाँ सभी राजनीतिक धाराएं उसे छिपाना चाहती हैं। वामपंथी इतिहासकारों के अनुसार खलीफत आंदोलन में गांधी जी ने शामिल होकर मगर उसे मनमाने बीच में वापस लेकर अवसरवादिता दिखाई। उसमें मुसलमानों में संदेह भर गया। तब गांधी जी महज 46 वर्ष के थे और उससे पहले भी कोई 25 साल दक्षिण अफ्रीका में रहे। वहां भी वे नागरिक अधिकारों की सीमित कानूनी लड़ाइयां लड़ते रहे। यानी गांधी को राष्ट्रवादी लड़ाई का न अनुभव था न ज्ञान। ऐसी स्थिति में भारत आते ही एकाएक राजनीति में कूदना और फौरन सर्वोच्च स्थान ले लेना एक बड़ी भूल थी। इस प्रकार गांधी जी के संपूर्ण राजनीतिक कैरियर में खलीफत या असहयोग एक अपवाद भूल रही, क्योंकि यह खालिस मजहबी साम्राज्यवादी आंदोलन था। मैं इसे साम्राज्यवादी इसलिए बोल रहा हूं कि खलीफत बचाने के लिए गांधी जी आए। मतलब जो तुर्की के अंडर में जो उपनिवेश था, गांधी जी उसको बचाना चाहते थे और वो उसकी वकालत कर रहे थे। मतलब अगर वे किसी को उपनिवेश बनाना चाह रहे हैं तो भारत भी अंग्रेजों का उपनिवेश था। तब तो उस थ्योरी से देखा जाए तो हम लोगों को अंग्रेजों से आजादी नहीं मांगनी चाहिए थी। गांधी जी के अनुसार यह सही होना चाहिए था। इस खलीफत आंदोलन का उद्देश्य था
तुर्की में विश्व इस्लाम के खलीफा और सुल्तान की गद्दी और उसका साम्राज्य को बचाना। गांधी जी ने खलीफत को मुसलमानों की गाय की संज्ञा दी थी, यानी जैसे हिंदू लोग गाय को पूज्य मानते हैं, उसी तरह मुसलमान अपने खलीफा की सत्ता को भी इसी तरह से पूज्य मानते हैं। यह कितनी अनर्गल बात थी। यह इसी से साफ है कि पूरे मुस्लिम विश्व में कहीं भी खलीफत आंदोलन नहीं किया गया था। यह केवल और केवल भारत में ही हुआ था। उल्टे ठीक अरब, मक्का, मदीना के मुसलमान खुद तुर्की के खलीफत से छुटकारा पाना चाहते थे। यानी जब भारत में कुछ कटमुल्ले मुस्लिम तुर्की सल्तनत व खलीफत बचाने का जोश भर रहे थे और गांधी जी उसके पक्ष में चित्र विचित्र भाषण दिए जा रहे थे, उसी समय अरब और तुर्की उसे खत्म करना चाह रहे थे। मतलब वे लोग उसके खिलाफ थे। वैसे भी खलीफत जिहाद के दोनों उद्देश्य तुर्की में खलीफा तथा तुर्क साम्राज्य को बनाए रखना एक सामान्य बुद्धि से भी समर्थन योग्य नहीं था। तुर्क साम्राज्य बनाए रखने का मतलब था कई देशों को तुर्की का गुलाम बनाए रखना, और गांधी जी इसी की वकालत कर रहे थे, जो कि स्वयं को अंग्रेजों से आज़ादी का लड़ाई लड़ने वाला नेता मानते थे, जो कि स्वयं किसी को गुलाम बनाना चाहते थे तुर्की के अंडर में। मतलब अगर वो गुलामी कोई मुस्लिम करे, अगर कोई शासनकर्ता मुस्लिम रहे, तो ये गांधी जी के लिए गलत नहीं था, वे उसके समर्थन में थे। तो दोस्तों, हम इसी से समझ सकते हैं कि गांधी जी की मनसा क्या थी और कितना वो मुस्लिमों के प्रति लट्टू थे। क्या हम गांधी जी को अज्ञानी कहें? यदि गांधी अज्ञानी नहीं थे तो गांधी निश्चित रूपेण असत्य का सहारा ले रहे थे। जब उन्होंने खलीफा समर्थन के लिए अपने अखबार यंग इंडिया में 2 जून 1920 में तर्क दिया, मेरे विचार में तुर्की का दावा न केवल नैतिक और न्यायपूर्ण है, बल्कि पूरी तरह से न्यायोचित है, क्योंकि तुर्की केवल वही चाहता है जो उसका अपना है, और मुस्लिम घोषणा पत्र में निश्चित घोषणा की गई है कि गैर मुस्लिम और गैर तुर्की जातियां अपने संरक्षण के लिए जो गारंटी आवश्यक समझ ले सकते हैं या उसके मांग कर सकती हैं, ताकि तुर्की के आधिपत्य के अंतर्गत ईसाई अपना और अरब अपना स्वायत्त शासन चला सके। इस प्रकार गांधी तुर्की इस्लामी साम्राज्यवाद का खुला समर्थन करते हुए उसे न्यायपूर्ण ठहरा रहे थे। उस तर्क से भारत भी अंग्रेजों का अपना था और हमें स्वतंत्रता की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं आगे गांधी यह भी लिखते हैं कि मैं यह विश्वास नहीं करता कि तुर्की निर्बल या अक्षम या क्रूर है। यह भी घोर अज्ञान या साफ झूठ है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले 1915 में ही तुर्की ने भयावह अर्मीनियाई नरसंहार किया था, जिसमें अर्मीनिया की पूरी आबादी को खत्म कर मार देने या उसे इस्लाम में कन्वर्ट करने का लक्ष्य था। उसमें 10 से 15 लाख अर्मीनियाई लोगों को उन्हें मार डाला। गांधी उन्हीं तुर्कों को दयालु होने का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। भारत में गांधी जी के संपूर्ण राजनीतिक कैरियर में उन्होंने 3 सबसे बड़े आंदोलन छेड़े। पहला खलीफत असहयोग आंदोलन, दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें केवल खलीफत असहयोग आंदोलन में कुछ समय के लिए हिंदू मुस्लिम एकता देखी गई। प्रोफेसर YH कुरैशी जैसे बड़े मुस्लिम इतिहासकार ने भी इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच संक्षिप्त हनीमून का उल्लेख किया है। वरना कुरैशी के अनुसार भारतीय मुसलमानों ने इस अवधि को छोड़कर कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया। खलीफत असहयोग, मतलब मैं खलीफत और असहयोग को एक साथ में इसलिए बोल रहा हूं कि खलीफत को बचाने के लिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। असहयोग आंदोलन का भारत की आजादी से कोई लेना देना नहीं था, वह सिर्फ खलीफत आंदोलन को और प्रबल बनाने के लिए हुआ था। तो खलीफत
असहयोग आंदोलन को कुछ भारतीय मुसलमानों ने शुरू किया था। न तो कांग्रेस ने न ही गांधी जी ने उसे आरंभ किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी मुख्यतः भारत के अप्रवासी मुसलमानों के बीच ही काम करते रहे थे। शायद इसी से उन्हें लगा हो कि भारत में भी वे उसी तरह मुसलमानों की सेवा कर सकेंगे, या फिर गांधी केवल सस्ते में मुसलमानों का समर्थन पाने के लोभ से उससे जुड़े। कारण जो भी रहा हो, मुसलमानों को पहले से ही चल रही खलीफत गतिविधियों में गांधी जी उत्साह से जुड़ गए। फिर दबाव देकर कांग्रेस को भी जोड़ा, यह कहकर कि इससे जो हिंदू मुस्लिम एकता बनेगी उससे 1 साल में ही स्वराज मिल जाएगा। निसंदेह यह एक जबरदस्त प्रलोभन था। इसलिए जल्द ही सितंबर 1920 में गांधी अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष बन गए। तत्कालीन कई कांग्रेस नेताओं की वरिष्ठता, अनुभव, ज्ञान आदि को देखते हुए इसे गांधी द्वारा किया गया राजनीतिक तख्ता पलट भी था। अगले ही वर्ष दिसंबर 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी को डिक्टेटर नियुक्त किया, जिनके हाथ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संपूर्ण कार्यकारी अधिकार दे दिए गए। इसे तख्ता पलट कहना बहुत गलत नहीं लगता, जिसका कोई प्रावधान कांग्रेस में नहीं था, और वह पद गांधी को दे दिया गया, जिन्होंने अभी अपना पहला आंदोलन शुरू ही किया था और अधर में था। इस प्रकार खलीफत में कांग्रेस को जोड़ना न केवल गांधी का अखिल भारतीय स्तर पे सबसे पहला राजनीतिक कदम था, बल्कि वह ऐसा मास्टर स्ट्रोक मान लिया गया कि जल्द ही उन्हें कांग्रेस में तानाशाही अधिकार मिल गए। लेकिन दुर्भाग्यवश गांधी इस्लामी इतिहास और राजनीति के क ख से भी अनजान थे। इसलिए उन्होंने खलीफत नेताओं की वैचारिक जानने समझने की फिक्र नहीं की। खलीफत नेता मोहम्मद अब्दुल बारी, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद उल हसन आदि सभी घोर मध्ययुगीन कट्टरपंथी थे। मौलाना अली और मौलाना आजाद ने तो 1920 ईस्वी में भारत को दारुल हरब बताकर मुसलमानों के लिए हिजरत करने, यानी मुसलमान शासन वाले देश में चले जाने का फतवा जारी किया था। उसमें 5 लाख से अधिक भारतीय मुसलमानों ने अफगानिस्तान का रास्ता पकड़ा था। बाद में अधिकांश वापस लौटे, मगर इस आवागमन में काफी मुसलमान मर गए। ऐसे मुस्लिम नेताओं की सेवा में गांधी लगे हुए थे। उन्होंने मोहम्मद अली से पहली भेंट में लव एट फर्स्ट साइट जैसे मोहब्बत हो जाने की बात कही थी, जिस मोहम्मद अली ने जल्द ही घोषित किया कि मैं गिरे से गिरे और बदकार मुसलमान को भी गांधी से बेहतर मानता हूं। ऐसे कट्टरपंथी इस्लामी नेताओं के प्रति गांधी में किस लिए प्रेम उमड़ा था, फिर उन्हें खलीफा इस्लामी या तुर्की सल्तनत से क्या लेना देना था। इतिहासकार मुकुल केशवन के अनुसार खलीफत में गांधी के जुड़ने का महत्वपूर्ण कारण यह था कि इसके सहारे कांग्रेस नेतृत्व पर कब्जा जमाना चाहते थे। केशवन के शब्दों में, कांग्रेस का समर्थन लाने का वादा करके उन्होंने खलीफतवादियों का समर्थन लिया और मुसलमानों का समर्थन मिलने का वादा करके उन्होंने कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में किया, जबकि वे कांग्रेस के सदस्य तक नहीं थे, न कांग्रेस के किसी चुनाव में उम्मीदवार भी बने। कुछ समय के लिए तो गांधी को जबरदस्त सफलता मिली, किंतु दूरगामी रूप से इस दुस्साहसी तख्तापलट ने उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को अतुलनीय हानि पहुंचाई। गांधी में समान इतिहास की जानकारी का अभाव तो उनकी आत्मकथा में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, पर खलीफत जिहाद में उत्साहपूर्ण भाग लेना गांधी के अज्ञान का खतरनाक स्तर दर्शाता है। उस समय यह सामान्य जानकारी थी कि मुसलमानों के खलीफा के रूप में तुर्की सल्तनत के दिन लद चुके हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की बहुत कमजोर हो गया था और वहां के लोग यह भी मानते थे कि खलीफत एक पुराने जमाने की चीज है और उसे अब बरकरार रखना संभव नहीं है। वैसे गुजरे जमाने की साम्राज्यवादी सत्ता बचाने में केवल भारत के कुछ कट्टरपंथी लगे थे। उसमें शामिल हो जाने की बड़ी भारी कीमत भारत को चुकानी पड़ी।
वस्तुतः चौरा चौरी कांड जो 5 फरवरी 1922 के बहाने गांधी जी ने जब आंदोलन वापस लिया तो कारण यही था कि उन्हें व्यर्थ की लड़ाई की वास्तविकता समझ में आ गई थी। वरना जो आंदोलन पहले से ही उग्र हिंसक चल रहा था, जिसमें गांधी जी मुसलमानों के लिए ही शामिल हुए थे, तब उनसे बिना विचार किए उसे वापस लेने का कोई तुक नहीं था। फिर यदि खलीफत मुसलमानों की गाय थी तो उसे बचाए बिना गांधी जी आंदोलन को वापस कैसे ले सकते थे और कैसे गाय को मरते छोड़ दे देते। लेकिन गांधी के सामने तथ्यों या विवेकपूर्ण सवालों का कभी महत्व नहीं रहा। ऐतिहासिक रूप से खलीफत आंदोलन इतनी हालिया चीज है जिसके सारे दस्तावेज घटनाक्रम कोई स्वयं परख सकता है। निसंदेह खलीफत जैसी मृत प्राय विदेशी साम्राज्यवादी इस्लामी सत्ता के लिए यहाँ मुसलमानों में आवेश पैदा कर उसमें हिंदुओं को भी झोंक कर तथा उसके सहारे फौरन स्वराज लेने का प्रलोभन देकर गांधी जी ने जो आंधी पैदा की, उससे समाज में गहरी दरार पड़ी। जिन्ना ने गांधी को सही चेतावनी दी थी कि मुल्ले मौलवियों को राजनीतिक मंच पर लाकर वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। 13 अप्रैल 1919 को ही अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, परंतु आश्चर्य है कि इस पर गांधी को कोई विशेष दुख या चिंता या आक्रोश हुआ ही नहीं, बल्कि वे एक स्थल पर यह कहते हुए मिल जाते हैं कि यदि जलियांवाला बाग में उपस्थित सभी लोग भी मार डाले जाते तब भी बाकी भारतवासियों को सामान्य या शांत बना रहना चाहिए था। लेकिन 1919 से अगले 3 वर्ष तक गांधी जी के खलीफत आंदोलन संबंधित अनेक वक्तव्य, पत्र, सर्कुलर, संपादक के नाम पत्र, अपील, प्रार्थना और खलीफत नेताओं की व्यक्तिगत चिंता संबंधित अनगिनत सामग्रियां पढ़ने को मिलती हैं और वो सभी गांधी कलेक्टेड वर्क्स में हैं। और जलियांवाले बाग का जिक्र उनके कलेक्टेड वर्क्स में कोई मुद्दा रहा ही नहीं। गांधी जी कभी भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चिंतित नहीं थे। इसकी तुलना में खलीफत आंदोलन और उनके नेताओं की फिक्र उन्हें बहुत ही अधिक थी। गांधी के जब आप कलेक्टेड वर्क्स को देखेंगे तो उसमें खंड 18 से 27 तक यानी मई 1919 से मार्च 1924 तक की उनकी गतिविधियों, लेखन, भाषण आदि में सबसे अधिक बार चिंता में आने वाली विषय खलीफत थी। बहरहाल खलीफतवादियों ने 17 अक्टूबर 1919 को खलीफत दिवस मनाने का निश्चय किया। गांधी जी ने उसका अपनी ओर से काफी प्रचार किया और समर्थन जुटाने का प्रयत्न किए। फिर दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खलीफत कांग्रेस अखिल भारतीय खलीफत कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इसमें गांधी जी ने अध्यक्षता भी की। पुनः 19 मार्च 1920 को खलीफत दिवस मनाया गया और जून 1920 में सर्वदलीय सभा आयोजित हुई। उसी में असहयोग आंदोलन तीव्र करने की रूपरेखा बनी, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियां लौटाने, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करने, सरकार को टैक्स न देने के आह्वान किए गए। असहयोग आंदोलन संबंधित ये आह्वान स्कूल कॉलेज के हमारे इतिहास में खूब पढ़ाए जाते हैं, लेकिन असली बात हमेशा छिपा करके रखी जाती है। वह यह है कि यह सब खलीफत के लिए किया गया था, न कि भारत की स्वतंत्रता के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जो उन्होंने 1940 में लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा है, सच्चाई यह है कि असहयोग आंदोलन का उद्गम खलीफत आंदोलन से हुआ था, न कि स्वराज के लिए कांग्रेसी आंदोलन से। खलीफतवादियों ने तुर्की की सहायता के लिए इसे शुरू किया था और कांग्रेस ने उसे खलीफतवादियों के सहायता के लिए अपनाया था। उसका मूल उद्देश्य स्वराज नहीं बल्कि खलीफत था और स्वराज का गौण उद्देश्य बनाकर उसमें बाद में असहयोग जोड़ दिया गया ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को जोड़ा जा सके। एनी बेसेंट ने लिखा है, यह
स्मरण होगा कि महात्मा गांधी ने मार्च 1920 में खलीफत की रक्षा में असहयोग को अन्य सवालों से अलग रखा था, किंतु देखा गया कि खलीफत हिंदुओं के लिए उतना लुभावना नहीं था। इसलिए 30-31 मई को बनारस में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंजाब में अत्याचार और कुछ और बातों को जोड़ दिया गया। कांग्रेस के नेता और विद्वान कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने तो लिखा है कि आम ग्रामीण हिंदू जनता में खलीफत को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन मात्र समझने दिया गया, क्योंकि इसे जानबूझ करके खिलाफत बोला जाता था और कांग्रेस कार्यकर्ता जानबूझ करके तुर्की की खलीफा वाली बात छिपाते थे। इस प्रकार इस्लाम खतरे का नारा देकर के भारत के मुसलमानों में खलीफत के लिए भारी जोश और जुनून भरा गया। इस गतिविधि में सन 1919 से 1922 ईस्वी के बीच गांधी जी और कांग्रेस की प्रत्यक्ष भागीदारी थी, लेकिन अंततः जब खलीफत खत्म हो गई तो यहाँ मुसलमानों ने अपना सारा क्षोभ और गुस्सा हिंदुओं पर उतारा। तो उसके बाद मोपला नरसंहार हुआ, जिसमें हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा गया। केवल यह केरल के मालाबार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जहां भी उनकी ताकत थी, जहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, वहां पर हिंदुओं का बुरी तरह से कत्लेआम किया गया। इतिहासकार स्टैनले वोलपोर्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जिन्ना ऑफ पाकिस्तान 1984 में जो उन्होंने लिखा है कि खलीफत के खात्मे का गुस्सा संपूर्ण भारत में मुसलमानों ने हिंदुओं पर निकाला। सामूहिक हत्याएं, बलात्कार, जबरन धर्मांतरण, अंग भंग और ऐसे क्रूर अत्याचार किए हैं जिन्हें लिखना दूभर है। कांग्रेस अध्यक्ष रहे सी शंकर नायर ने अपनी पुस्तक खलीफत गांधी एंड एनार्की 1922 में लिखा, मालाबार में स्त्रियों पर जो क्रूरता की उस जैसा मेरी स्मृति में इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। वे इतने भयावह हैं कि वो लिखने योग्य नहीं है। मगर खलीफत आंदोलन के इस्लामी साम्राज्यवादी उद्देश्य का समर्थन देकर आखिर गांधी जी ने क्या पाया, उनके अपने शब्दों में सुनिए। महादेव भाई के सामने 18 दिसंबर 1924 को गांधी कहते हैं, मेरी भूल, हाँ मुझे दोषी कहा जा सकता है कि मैंने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया। मैंने उनसे कहा था कि वे इस्लामी पवित्र स्थानों की रक्षा के लिए अपने संपत्ति या जीवन मुसलमानों के हाथ में सौंप दें, और इसके बदले में मुझे क्या मिला? कितने मंदिर अपवित्र किए गए, कितने बहनें मेरे पास आई अपना दुख ले लेकर। जैसा कि मैं कल हकीम जी मतलब हकीम अजमल खां को कह रहा था कि हिंदू स्त्रियां मुसलमान गुंडों से मर्मांतक रूप से भयभीत हैं। मुझे कल उनका एक पत्र में मिला है। मैं कैसे बताऊं कि उसके छोटे बच्चों के साथ क्या क्या दुराचार किया गया। अब मैं हिंदुओं को कैसे कह सकता हूं कि वह हर चीज को धैर्य पूर्वक स्वीकार कर रहे। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मुसलमानों के प्रति मैत्री का सुफल प्राप्त होगा। मैंने उन्हें कहा था कि बिना परिणामों की इच्छा के मुसलमानों को मित्र बनाने का प्रयास करें। उस भरोसे को पूरा करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, और मैं फिर भी आज मैं हिंदुओं से यही कहूंगा कि मारने की अपेक्षा मर जाएं। यह लेख जो गांधी जी का जो यंग इंडिया नाम का जो मुख्य पत्र था वो 23 अक्टूबर 1924 के संस्करण में छपा हुआ है। इस भयावह अनुभव के बाद भी गांधी जी इस्लामी आक्रामकता के सामने हिंदुओं के ससम्मान जीने का मार्ग नहीं खोज पाए। वस्तुतः उस भूल स्वीकार के बाद उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी। वह नैतिक व देश हितकारी होता। उन तमाम हिंदू हत्याओं बलात्कारों के जिम्मेदार गांधी भी थे, क्योंकि खलीफत समर्थन में अकेले उन्होंने ही जीत करके कांग्रेस को इसमें झोंका था। इस भयावह अनुभव के बाद भी गांधी जी इस्लामी आक्रामकता के सामने हिंदुओं के ससम्मान जीने का मार्ग नहीं खोज पाए।
वस्तुतः उस भूल स्वीकार के बाद उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी। वह नैतिक व देश हितकारी होता। उन तमाम हिंदू हत्याओं बलात्कारों के जिम्मेदार गांधी भी थे, क्योंकि खलीफा समर्थन अकेले उन्होंने ही जीत करके इसमें कांग्रेस को भी झोंका था। उसके भयानक परिणामों के बाद उन्हें देशवासियों के साथ अपने नौसिखिए प्रयोग फिर से करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन गांधी जी आगे भी 24 वर्ष तक आजीवन उस तुष्टीकरण पर चलते रहे। भारत के लिए, विशेषकर हिंदुओं के लिए फिर वैसे ही कुफल लाते रहे। मुस्लिम लीग का द्विराष्ट्र सिद्धांत, डायरेक्ट एक्शन, देश विभाजन और लाखों लाख हिंदुओं का संहार एवं हिंदुओं का शरणार्थी में बदल जाना, यह सब उस गांधीवादी दिग्भ्रमित राजनीति की भी देन है जो खलीफत आंदोलन के सक्रिय समर्थन से शुरू हुई थी। दुर्भाग्यवश कांग्रेस ने अपने डिक्टेटर नेताओं को उस भयंकर भूल का कोई सांकेतिक दंड भी नहीं दिया। न तो किसी नेता ने ही प्रायश्चित किया, आज भी न कांग्रेस ने कोई भूल सुधार किया। फलतः जो अवसरवादी और इस्लामी मामलों में मतिहीन राजनीति गांधी जी ने खलीफत से शुरू की, वही आज भी चलती रही है, बल्कि एक घातक परंपरा बन गई है। यह परंपरा कि मुसलमानों के किसी भी मांग का विरोध नहीं होगा, उन्हें उत्तरदायी या सेकुलर बनाने का प्रयत्न नहीं होगा, उन्हें संतुष्ट करने के लिए हिंदू और राष्ट्रीय हितों की इसी तरह से बलि दी जाती रहेगी। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।